इसमें नीचे भी व्यवस्था है, ऊपर भी व्यवस्था है। इसके पश्चात भी इसमें उपस्थिति इतनी ज़्यादा है कि सबको पर्याप्त जगह नहीं मिली है और काफ़ी लंबे समय से खड़े हैं और मुझे बात कर रहे हैं कि कम से कम बोला जाए। एक तो इस कार्यक्रम के बारे में जो मुझे कुछ झांकियां देखने को मिली, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। आपका ये कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम एनसीआर में जगह जगह पर होने वाला है। राजपूत समाज की आप बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं और इसलिए इस तरह के कार्यक्रम को सोचने वाले, इसका आयोजन करने वाले, इसके आयोजन में जिनका योगदान है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छी शुरुआत की। आप आज यहाँ कर रहे हैं, कल परवल में जाएंगे, फिर दिल्ली में जाएंगे, पूरे एनसीआर में इस तरह के आप कार्यक्रम करेंगे। किसी भी समाज को अगर बचाए रखना है तो हर समाज की अपनी एक पहचान होती है, उसकी अपनी एक अस्मिता होती है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है और जो समाज उस पहचान को बनाने का प्रयास नहीं करता, पहचान को बनाए रखने की कोशिश नहीं करता, उस समाज का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आप क्या 100 युवक युवतियां इकट्ठी हो गई, 150 का पंजीयन हो गया, ये बहुत बड़ा काम है। आप उन युवक युवतियों को इस स्थान पर एकत्रित करके, अन्य लाभ तो है ही, एक परिवार में एक बेटी को वर ढूंढने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है और जब बेटी विवाह के योग्य हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि माता और पिता को नींद आती होगी, बेचैनी रहती है। इसलिए योग्य वर अगर बेटी को मिल जाए तो कितनी प्रसन्नता माता पिता को होती है। आप परिवार का जो आवश्यकता है, परिवार का जो कष्ट है, परिवार की जो चिंता है, उसकी चिंता करते हुए आपने समाज के नाते इतना बड़ा उपक्रम शुरू किया है, ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और प्रशंसनीय है। इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से आप ये संदेश भी देना चाहते हैं कि आपकी शादी हो रही है, दाम्पत्य जीवन में आप जा रहे हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में जाने के पश्चात आपका कर्तव्य क्या है, आपका समाज कौन सा है, उस समाज की पहचान क्या है, उस समाज की अस्मिता क्या है, इसका संदेश भी आप इसके माध्यम से दे रहे हैं। और इसलिए मैं मान करके चल रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या में सब उपस्थित हैं, बहुत श्रेष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं तो भाग्यशाली समझता हूं कि हरियाणा में आने के बाद राजपूत समाज के इतनी बड़ी संख्या में मुझे आप सब देखने के लिए और आपके दर्शन करने के लिए मुझे अवसर मिल गया। बहुत अच्छा हो गया। इस अवसर पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि राजपूत समाज एक ऐसा समाज है जो व्यापार में रुचि नहीं रखता, यद्यपि व्यापार करता है, जो उद्योग में रुचि नहीं रखता, लेकिन कुछ उद्योगपति भी हैं। आप मंच पे देख रहे हैं, सब तरह के लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग तो मुझे राजपूत लगते हुए सेठ लग रहे हैं। क्योंकि राजपूत जब कहते हैं तो एक अलग ही व्यक्तित्व होता है। एक वैश्य जाति होती है जिसको हमारी तरफ गांव में बनिया कहते हैं। उनके बारे में एक कहावत है
कि जब उनको किसी पे गुस्सा आता है और किसी को अगर मारना होता है तो जमीन पर अगर पत्थर पड़ा हुआ है तो उस पत्थर को नहीं उठाते, वो जमीन में गड़े हुए पत्थर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो गड़ा हुआ पत्थर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि न पत्थर निकलेगा न पड़ेगा और न कोई मौका मिलेगा बाहर करने। इतने ज्यादा भीरू होते हैं वो। राजपूत के नाम के साथ सिंह लगता है, क्यों लगता है? वो गीदड़ है इसलिए थोड़ी सिंह लगता है। सिंह इसलिए लगता है कि वो जंगल का राजा है। जिस बस्ती के अंदर रहता है, जिस गांव के अंदर रहता है, जिस लोकेलिटी के अंदर रहता है, और अगर वहां कोई सिंह रहता है तो पूरी लोकेलिटी और पूरी बस्ती का राजा तो वही है। और राजा का मतलब ये नहीं है कि वो अत्याचार करे, राजा का मतलब ये भी नहीं है कि वो अन्याय करे, राजा का मतलब ये भी नहीं है कि वो शोषण करे। राजा का मतलब है कि वो जनता का स्वाभाविक रूप से पालक हो और लोगों के अंतःकरण पर राज्य करे, लोगों के हृदय पर राज्य करे। राजपूत अपनी तलवार से दिल नहीं जीतता, राजपूत अपने त्याग से दिल जीतता है। और इसलिए मैं जो कह रहा था कि जितने व्यापार हो सकता है, उद्योग हो सकते हैं और भी कई चीजें हो सकती हैं, सब करता है वो, लेकिन राजपूत की एक ही पहचान है कि वो व्यक्ति निर्माण में विश्वास करता है। हमारे परिवार का नौजवान कैसा हो, कैसे उसको संस्कार दिए जाए, ये उस पर ज्यादा ध्यान देता है। परिवार के पास पैसा नहीं है, इसका पैसा है या नहीं है इसका ज्यादा महत्व नहीं है। उस परिवार के जो सदस्य हैं वो देखने में और पुरुषार्थ में और वीरता में और शौर्य में और पराक्रम में कैसे हैं, उसका ज्यादा महत्व है। और इस राष्ट्र की रक्षा का अगर विचार करोगे तो पूरा इतिहास पढ़ डालिए। राष्ट्र की रक्षा में समाज का योगदान होता है, सब लोगों का योगदान होता है, लेकिन राजपूतों का योगदान सबसे ज्यादा है। अगर भारत के इतिहास में से राजपूतों का इतिहास हटा दो तो इतिहास शून्य हो जाएगा। तो अगर देश का इतिहास बनाने वाला अगर राजपूत है तो क्यों है? इसलिए नहीं कि वो उद्योग करता है, व्यापार करता है, वो दुकानदारी करता है, कोई भी धंधा बुरा नहीं है। आप जूते की भी दुकान करो, कोई नुकसान नहीं, लेकिन ये व्यक्ति निर्माण की जो बात है, ये पुरुषार्थ की जो बात है, जो पराक्रम की बात है, वो आपके व्यवहार में, आपके चेहरे पर झलकनी चाहिए। और इसलिए कई बार मैं कहता हूं कि राजपूत जब सड़क पर चलता है तो उसकी चाल से समझ में आ जाता है कि राजपूत है, उसकी चाल से समझ में आ जाता है। उसका शरीर ढीला ढाला नहीं होता, पैर रखने की कोशिश कहीं करे और कहीं गिरे, ये राजपूत के लक्षण नहीं है। कि जहां मारेगा वहीं लगेगी। कुछ लोग तो मार के कहीं और लगती कहीं। ये चीज तो राजनीति में भी जरूरी है। कुछ लोग तो राजनीति में इसलिए फेल होते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं निशाना कैसे लगाया जाए, मार के कहीं या लगती कहीं। और इसे जरा कल्पना करो कि जो व्यक्ति के निर्माण की जो बात है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको ढालने की जो बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आज देश के लिए इसकी जरूरत है। व्यक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप राष्ट्र में सब करिए, सब कुछ है राष्ट्र में, पैसा है, धन धान्य है, योजना है, सब कुछ है, लेकिन व्यक्ति ठीक नहीं है तो क्या करोगे? पूरे राष्ट्र के विकास की दारोमदार आकर के गिरती है एक आदमी के ऊपर। ये आदमी कैसा है?
महाराष्ट्र के अंदर एक वर्धा नाम का स्थान है, वहां एक आश्रम है। उस आश्रम में संत विनोबा रहते थे। अब तो अपने बीच में नहीं है। संत विनोबा का गीता का प्रवचन बहुत अच्छा है, बहुत सरल है, बहुत सुंदर है। संत विनोबा भावे ये अपने आश्रम में रहते थे और रोजाना लोगों से मिलते थे। वो सप्ताह में एक दिन व्रत रखते थे, मौन व्रत रखते थे, बोलते नहीं थे, लेकिन जो मौन व्रत रखते थे उस दिन भी वो लोगों को बुला करके और उनसे संवाद करते थे। तो एक दिन जब मौन व्रत था उस समय उनके पास कुछ गांव के लोग आकर के बैठे थे। जब गांव के लोग बैठे थे उसी समय अपने जैसे पढ़े लिखे लोग भी एक ग्रुप में आकर के उनके पास बैठ गए। अब दो तरह के समूह उनके पास बैठे थे, तो पढ़े लिखे लोग जिनको अंग्रेजी में व्हाइट कॉलर कहते हैं, टाइट था, और गांव के किसान तो पहले से बैठे हुए थे। संत विनोबा का मौन व्रत था, बात तो कर नहीं सकते थे, बोल तो सकते नहीं थे, लेकिन जब मौन व्रत होता था वो अपने पास एक स्लेट और बत्ती रखते थे। स्लेट पर बत्ती से लिखते हैं। तो संत विनोबा ने जो अपने जैसे पढ़े लिखे लोग थे उनके सामने स्लेट पर लिख करके ये कहा कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, वहां पर गत्ते के टुकड़े पड़े। गत्ता समझते हैं ना, कपड़ा जिसमें फोल्ड करते हैं। संत ने कहा कि आपके सामने गत्ते के टुकड़े पड़े हैं, इन गत्ते के टुकड़ों पर भारत है, लेकिन वो टुकड़ों में है, आप ये टुकड़े जोड़िए और इस तरह से जोड़िए कि भारत बन जाए। पढ़े लिखे लोगों ने उन गत्ते के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की। जोड़ने की कोशिश करते करते उनको पसीना आ गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती थी, भारत बन नहीं रहा था। लंबे गत्ते पर भारत का मानचित्र बना करके टुकड़े कर दिए उसके। जब पढ़े लिखे लोगों की ये हालत हो गई तब संत ने इशारा किया गांव के किसानों को कि ये तो नहीं सफल हो पाए, भारत को ये लोग तो नहीं बना पाए, आप लोग बनाओ। आज भी सरकारें भारत बनाने की कोशिश करती है ना, भारत बनाएंगे, कैसे बनाओ। गांव के किसानों को कहा कि ये लोग तो नहीं बना पाए, आप लोग बनाओ। आपको ये सुनकर के आश्चर्य हो गया कि उन गांव के किसानों ने टुकड़े जोड़ना शुरू किया और देखते देखते भारत बना दिया, एकदम भारत का मानचित्र। संत तो बोल नहीं सकते थे। अपने जैसे पढ़े लिखे लोगों को आश्चर्य हुआ और उन लोगों को पूछा कि आपने बनाया कैसे, हम तो नहीं बना पाए। जब उन गांव के किसानों ने उत्तर दिया तो वो और आश्चर्यजनक था। उन गांव के किसानों ने कहा कि हमने भारत बनाया ही नहीं। पढ़े लिखे लोगों ने पूछा, बनाते रहे, भारत बन नहीं पाया, और आप कह रहे हो हमने भारत बनाया ही नहीं, तो आपने क्या किया जिससे भारत बन गया? कितना बोधकारी प्रश्न था, आपने क्या किया जिससे भारत बन गया? तो गांव के किसानों ने पढ़े लिखे लोगों को कहा कि आपने गौर से नहीं देखा। इस गत्ते के टुकड़े के ऊपर एक तरफ भारत था, दूसरी तरफ आदमी था, दूसरी तरफ आदमी का चित्र। हमने भारत नहीं बनाया, हमने तो आदमी बनाया है। आप मुझे पूछ रहे आपने भारत बनाया कैसे? हम कह रहे हैं हमने तो भारत बनाया ही नहीं है। तो फिर आपने क्या बनाया? आपने गौर से नहीं देखा, दूसरी तरफ आदमी था, हमने तो आदमी बनाया है। इस संत ने उन पढ़े लिखे लोगों को बता दिया कि भारत बनाने की कोशिश करो कि भारत नहीं बनेगा। अगर भारत बनाना है तो आदमी को बनाओ। ये आदमी बनाने का काम सरकार नहीं कर सकती, ये आदमी बनाने का काम समाज करता है, ये आदमी बनाने का काम परिवार करता है। और इसलिए आज जरा देखो 21वीं शताब्दी में अगर आपको भारत बनाना है तो परिवार की और इस तरह के समाज की कितनी जरूरत है। आदमी बनाना बहुत जरूरी है।
आप जरा याद तो करो महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप को नाम के या महाराणा प्रताप जैसे आदमी के अंदर जो कुछ चीजें होती हैं वो तो कईयों के अंदर हुई होंगी, लेकिन महाराणा प्रताप तो नहीं। लेकिन महाराणा प्रताप के समकक्ष एक दूसरा राजपूत और था ना, वो भी तो राजपूत था। लेकिन महाराणा प्रताप देश की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, भारत की अस्मिता को बचाए रखने के लिए जंगल में मारे मारे फिर रहे थे, घास की रोटी तक उपलब्ध नहीं थी। और दूसरा राजपूत जो मान सिंह था वो अकबर की सेना में सेनापति था। यह है व्यक्ति निर्माण की महत्ता। इसी समाज ने महाराणा प्रताप को बनाया और इसी समाज ने मान सिंह को बनाया। हमको मान सिंह नहीं चाहिए, हमको महाराणा प्रताप चाहिए। दुर्योधन और युधिष्ठिर में फर्क क्या है? दुर्योधन और ने पांडव, ये कौरव सब तो ये भी क्षत्रिय थे ना, लेकिन दुर्योधन भी उसी राजा का, उसी परिवार का है, युधिष्ठिर भी उसी परिवार का है। आप इतने सब बैठे हुए, मैं आपको अगर पूछूं कि आप दुर्योधन बनना चाहते हो कि युधिष्ठिर, आप में से किसी की हिम्मत है जो ये कहे कि नहीं हम युधिष्ठिर नहीं बनना चाहते, हम दुर्योधन बनना चाहते हैं? किसी की हिम्मत है क्या? किसी की हिम्मत नहीं। लेकिन अंदर झांकने की कोशिश करोगे तो हम 99% दुर्योधन है, युधिष्ठिर नहीं है। हमको सबको अपनी पड़ी है। आखिर दुर्योधन और युधिष्ठिर में फर्क क्या था? भगवान श्री कृष्ण से दुर्योधन को पूछते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य है, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, इतने बड़े साम्राज्य में से पांडवों का हक बनता है कि वो आधा ले लें, लेकिन तुम आधा नहीं देना चाहते तो मत दो, सिर्फ 5 गांव दे दो। यही भगवान ने समझाया था ना, तो सिर्फ 5 गांव दे दो। पांडव 5 भाई हैं, 5 गांव दे दो, एक एक पांडव एक एक गांव में अपना निस्तार कर लेंगे, अपना काम चला लेंगे। क्या लगता है आपको, इससे अच्छा प्रस्ताव हो सकता था? दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। ये है दुर्योधन। और भगवान उसको कहते हैं कि तुमको नहीं मालूम धर्म क्या होता है? दुर्योधन कहता है जानामि धर्म, मैं धर्म को जानता हूं, नच में प्रवृत्ति, लेकिन मेरी प्रवृत्ति में नहीं है, लेकिन मेरे आदत में नहीं है, मेरी टेंडेंसी में नहीं है। जानामि अधर्म, दुर्योधन कहता है मैं अधर्म को भी जानता हूं, नच में निवृत्ति, लेकिन मैं इससे निवृत्त नहीं हो सकता। ये दुर्योधन था। और युधिष्ठिर तो सब बात में चुके थे, भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे थे उसके अनुसार वो चल रहे थे। और इसलिए जरा समझने की कोशिश करें कि समाज के अंदर ये व्यक्ति निर्माण कैसा व्यक्ति बनना चाहिए, कितना जरूरी है। और इसलिए मुझे लगता है कि परिवार के नाते, समाज के नाते, युवक युवती परिचय सम्मेलन के माध्यम से हम उस दिशा की ओर बढ़े। इसमें जिस तरह की पहचान, जिस तरह की अस्मिता अपने समाज की होती है, उस तरह के लोगों का, उस तरह के व्यक्तियों का निर्माण हम कर सकें। परिवार में अगर 10 बच्चे हैं और वो किसी काम के नहीं है तो क्या मतलब है? और एक ही बच्चा अगर है लेकिन वो अस्मिता और पहचान और पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ अगर विकसित होता है तो सब काम होता है। आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं कि आप इस संदेश को लेकर के इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो कम से कम आकर के हम याद तो करते हैं कि हम कौन हैं, हमारे पुरखे कौन थे, हमारी पहचान क्या है, हमारी अस्मिता क्या है। ये जीवन काय के लिए। आजकल तो ये स्थिति हो गई है, घर में अगर